उस ठंडी दिसंबर की शाम को जब मैंने अपनी सास के कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली और उसमें से वो पीला लिफाफा निकाला, तो मुझे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में मेरी पूरी दुनिया उल्टी हो जाएगी। 6 साल, पूरे 6 साल मैंने रोया, तड़पा, मंदिरों की सीढ़ियां घिसी, हर महीने उस एक उम्मीद में जीती रही कि शायद इस बार भगवान सुन लेंगे। लेकिन जो सच मुझे उस शाम पता चला, वो इतना काला, इतना जहरीला था कि मैं आज भी, 3 साल बाद भी, उस रात की याद से कांप जाती हूँ। मेरे हाथ कांपने लगते हैं, सांस फूलने लगती है। मेरा नाम प्रिया श्रीवास्तव है, या यूं कहूं कि था, क्योंकि अब मैंने अपना पुराना नाम वापस ले लिया है। आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं इंदौर के एक छोटे से मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहती थी। मेरे पिताजी रमेश कुमार श्रीवास्तव सरकारी हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे। ईमानदार आदमी, सख्त अनुशासन में विश्वास रखने वाले, लेकिन अपने बच्चों से बेहद प्यार करने वाले। मेरी माँ सुनीता देवी एक आदर्श गृहिणी थीं। सुबह 5 बजे उठती, घर संभालती, हमें पढ़ाती, पूजा पाठ करती। मेरा एक छोटा भाई था, विक्रम, जो मुझसे 3 साल छोटा था। हम 4 लोगों का छोटा सा खुशहाल परिवार था। लेकिन जिंदगी ने अचानक एक ऐसा मोड़ दिया कि सब कुछ बदल गया। मैं 21 साल की थी जब माँ को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला, स्टेज 3। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सब कुछ। पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। हमने घर का सामान बेचा। पिताजी ने कर्ज लिया। लेकिन कैंसर एक ऐसा राक्षस है जो पैसे से नहीं, किस्मत से हारता है। 18 महीने की लड़ाई के बाद मां ने हार मान ली, या यूं कहूं कि उनका शरीर हार गया। मैं 23 साल की थी जब मैंने अपनी मां को चिता पर जलते देखा। उस दिन मेरे अंदर की एक हिस्सा भी मां के साथ जल गया। विक्रम सिर्फ 20 साल का था, अभी कॉलेज में था। पिताजी टूट गए थे, रात रात भर जागते, मां की तस्वीर देखते, रोते। घर में एक सन्नाटा, एक खालीपन छा गया था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। धीरे धीरे हम संभले। पिताजी ने खुद को काम में डुबो दिया, विक्रम ने पढ़ाई पर ध्यान लगाया, और मैंने घर संभाला, मां की जगह लेने की कोशिश की। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, घर साफ करना, पिताजी और विक्रम की देखभाल करना। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, लेकिन नौकरी नहीं कर पाई क्योंकि घर में मेरी जरूरत थी। मां की मृत्यु के 2 साल बाद, जब मैं 25 साल की हो गई, तो पिताजी ने एक दिन मुझसे बात की। हम शाम को छत पर बैठे थे। सर्दियों का मौसम था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बेटा, पिताजी ने कहा, अपनी चाय की चुस्की लेते हुए, तुम अब बड़ी हो गई हो। मैं समझ गई कि वो क्या कहने वाले हैं। मेरा दिल भारी हो गया। पिताजी, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, मैंने कहा। नहीं बेटा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मैं जानता हूं, तुम मेरी और विक्रम की देखभाल करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी भी है। तुम्हारी माँ होती तो कभी नहीं चाहती कि तुम यहाँ रुक जाओ। उन्होंने मुझसे कई बार कहा था, प्रिया की अच्छी शादी करना, एक अच्छे घर में। मेरी आंखें भर आईं। लेकिन पिताजी, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी एक ऐसे घर में हो जहां तुम्हें प्यार मिले, सम्मान मिले, जहां तुम्हें एक माँ का प्यार मिले जो तुमसे छीन गया। अगले कुछ हफ्तों में पिताजी ने रिश्ते देखने शुरू किए। उन्होंने अपने दोस्तों से बात की, रिश्तेदारों से बात की। कई रिश्ते आए। मैं और पिताजी लड़का देखने जाते, लेकिन हर बार कुछ न कुछ दिक्कत होती। कहीं लड़का ठीक नहीं लगता, कहीं परिवार ठीक नहीं लगता, कहीं दहेज की मांग आसमान छूती। एक जगह तो लड़के वालों ने सीधे कहा, हम 5 लाख रुपए नगद चाहते हैं, एक कार, सोने के 50 तोले गहने। पिताजी उठ खड़े हुए। मैं अपनी बेटी को नहीं बेच रहा हूं, उन्होंने कहा, और हम वहां से चले आए। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी शादी नहीं होगी, और सच कहूं तो मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी। मैं घर में खुश थी, पिताजी और विक्रम के साथ। लेकिन फिर एक दिन
पिताजी के एक पुराने सहकर्मी शर्मा जी हमारे घर आए। वो रिटायर हो चुके थे और अब दूसरे शहर में रहते थे। रमेश भाई, शर्मा जी ने कहा, मैं एक रिश्ते की बात लेकर आया हूं। पिताजी ने ध्यान से सुना। मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता है, मेहता परिवार, शर्मा जी ने बताया। विधुर महिला कमला देवी मेहता। उनके पति का देहांत 10 साल पहले हो गया था। उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम राजेश है, 30 साल का, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर, पढ़ा लिखा संस्कारी लड़का। छोटा बेटा अमित अभी कॉलेज में है। और लड़के की माँ कैसी हैं? पिताजी ने पूछा। बहुत ही सीधी सादी औरत हैं, शर्मा जी ने कहा। धार्मिक प्रवृत्ति की, घर परिवार को बहुत अहमियत देती हैं। मैंने उनसे कई बार बात की है। वो कहती हैं कि उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए जो बेटी जैसी हो, क्योंकि उन्हें हमेशा से बेटी की कमी खली है। पिताजी सोच में पड़ गए। और दहेज? उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, शर्मा जी ने कहा। बस आप जो प्यार से देना चाहें वो दे देना, कोई मांग नहीं है। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। आखिरकार एक ऐसा परिवार जो दहेज के पीछे नहीं भाग रहा। पिताजी ने कहा, चलो एक बार मिलते हैं। अगले हफ्ते हम राजेश के घर गए। शर्मा जी भी हमारे साथ थे। घर एक अच्छे इलाके में था। 2 मंजिला पुराना मकान, लेकिन अच्छी तरह से रखा हुआ। सामने एक छोटा सा बगीचा था जहां तुलसी का पौधा लगा था। दरवाजे पर ही कमला देवी ने हमारा स्वागत किया। करीब 55-56 साल की रही होंगी। गोरे रंग की, भरी हुई काठी, सफेद बालों में हल्का सा काला रंग, पारंपरिक सूती साड़ी, सफेद बैकग्राउंड पर छोटे लाल फूल, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, गले में मंगलसूत्र, कानों में सोने की बालियां। नमस्ते, आइए आइए, उन्होंने बड़े प्यार से कहा। उनकी आवाज में मिठास थी। शर्मा जी, आप तो पहचाने हैं, ये रमेश जी होंगे, और ये बिटिया? जी, ये मेरी बेटी प्रिया है, पिताजी ने कहा। कमला देवी ने मुझे देखा। उनकी आंखों में एक चमक आई। अरे, कितनी प्यारी है, आओ बेटा, अंदर आओ। हम अंदर गए। घर बहुत साफ सुथरा था। दीवारों पर भगवान कृष्ण, राम, हनुमान के बड़े बड़े फोटो लगे थे। एक कोने में संगमरमर का मंदिर बना था, जहां कई मूर्तियां रखी थीं। धूप दीप की खुशबू आ रही थी। लिविंग रूम में पुराने जमाने का फर्नीचर था। लकड़ी के सोफे जिन पर मखमली कवर लगे थे। दीवार पर पुराने काले सफेद फोटो लगे थे, शायद कमला देवी और उनके पति के। बैठिए बैठिए, कमला देवी ने कहा, मैं चाय लाती हूं। नहीं नहीं, आप बैठिए, पिताजी ने कहा, पहले बात करते हैं। कमला देवी बैठ गईं। फिर उन्होंने आवाज लगाई, राजेश, अमित, आओ। 2 लड़के आए। पहला राजेश, लंबा, करीब 5.5 फुट 10 इंच, गोरा रंग, सीधे काले बाल जो साइड में कंघी किए हुए थे, चश्मा लगाए हुए, नीली शर्ट और काली पैंट में, दुबला पतला शरीर, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। नमस्ते, उसने हाथ जोड़कर कहा। आवाज धीमी थी, शर्मीले अंदाज में। दूसरा अमित, करीब 22-23 साल का, राजेश से थोड़ा छोटा कद, लेकिन ज्यादा हंसमुख चेहरा, टी-शर्ट और जीन्स में। नमस्ते अंकल, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सब बैठे। थोड़ी औपचारिक बातें हुईं। फिर कमला देवी ने राजेश से कहा, बेटा, तुम प्रिया से बात करो। मैं और रमेश जी अलग बैठते हैं। राजेश और मैं एक तरफ बैठे। शुरू में थोड़ा अजीब लगा। मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजेश ने बर्फ तोड़ी। आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने बीए किया है, सोशियोलॉजी में, मैंने कहा। अच्छा, और आपको क्या पसंद है? मेरा मतलब है शौक। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, खाना बनाना भी, संगीत सुनना। कौन सी किताबें? ज्यादातर हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कुछ अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ। राजेश मुस्कुराया। मुझे भी पढ़ना पसंद है। मैं ज्यादातर बिजनेस और फाइनेंस की किताबें पढ़ता हूँ।
हमने कुछ देर बात की। मुझे राजेश सीधा साधा लगा, ज्यादा बोलने वाला नहीं, लेकिन जो बोलता था सोच समझ कर बोलता था। उसने मुझसे पूछा कि मैं शादी के बाद नौकरी करना चाहूंगी या नहीं। अगर परिवार को कोई दिक्कत ना हो तो मैं करना चाहूंगी, मैंने कहा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसने कहा। बस पहले घर को सेटल होने दीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए। मुझे उसका जवाब पसंद आया। कम से कम वो मना तो नहीं कर रहा था। इधर पिताजी और कमला देवी बात कर रहे थे। कमला देवी ने पिताजी से कहा, रमेश जी, मैं साफ साफ कह देती हूं, मेरे पति का देहांत हो गया जब राजेश सिर्फ 20 साल का था। तब से मैंने अकेले इन दोनों बच्चों को पाला है, बहुत मुश्किल से। लेकिन भगवान की कृपा से आज राजेश एक अच्छी जगह है, अच्छी नौकरी है। आप बहुत मेहनती हैं, पिताजी ने कहा। रमेश जी, मैं दहेज में विश्वास नहीं रखती, कमला देवी ने कहा। बेटी का बाप जो प्यार से देना चाहे वो दे देना, लेकिन किसी चीज की कोई मांग नहीं है मेरी तरफ से। मुझे बस एक अच्छी बहू चाहिए, एक ऐसी बेटी जो इस घर को रोशन करे। पिताजी को उनकी बातें अच्छी लगीं। फिर कमला देवी ने मुझे अलग बुलाया। बेटा, मेरे साथ आओ। मैं उनके कमरे में गई। बड़ा सा कमरा था। एक तरफ डबल बेड, दूसरी तरफ पुरानी लकड़ी की अलमारी। दीवार पर उनकी शादी की तस्वीर लगी थी। जवान कमला देवी लाल साड़ी में उनके पति के साथ। कमला देवी ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और खुद मेरे बगल में बैठ गईं। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। बेटा, उन्होंने कहा, आंखों में एक अजीब सी नमी के साथ, मैं तुझसे सीधी बात करती हूं। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मुझे हमेशा से एक बेटी की कमी खली है। जब मैं गर्भवती थी दूसरी बार, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि बेटी दे दो, लेकिन अमित हुआ। मैं निराश नहीं हुई, लेकिन वो कमी हमेशा रही। मैं चुपचाप सुन रही थी। आज जब मैंने तुझे देखा, उन्होंने कहा, मेरे हाथ को और जोर से दबाते हुए, तो मुझे लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली। तू बिल्कुल वैसी है जैसी मैं अपनी बेटी को सोचती थी, सीधी, सरल, संस्कारी। मेरी आंखें भर आईं। माँ की याद आ गई। बेटा, मुझे पता है तेरी माँ नहीं है, कमला देवी ने कहा। शर्मा जी ने बताया। लेकिन अगर तू इस घर में आएगी तो मैं तेरी माँ बनूंगी। मैं तुझे वो सारा प्यार दूंगी जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। मैं वादा करती हूं। मैं रो पड़ी। मैंने उनके पैर छुए। आंटी जी, मुझे आंटी मत कहो। उन्होंने मुझे उठाया और गले लगा लिया। मुझे माँ कहो। उस दिन, उस पल, मुझे लगा कि मुझे माँ वापस मिल गई है। मैं इतनी भावुक हो गई कि मैंने सोचा भी नहीं कि ये सब कितना बनावटी हो सकता है। हम घर वापस आए। पिताजी बहुत खुश थे। बेटा, मुझे लग रहा है ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है, उन्होंने कहा। मुझे भी अच्छा लगा पिताजी, मैंने कहा। विक्रम ने पूछा, दीदी, लड़का कैसा है? ठीक है, मैंने कहा। शर्मीला सा, लेकिन अच्छा लगा। अगले दिन पिताजी ने शर्मा जी को फोन किया और हाँ कह दी। कमला देवी बहुत खुश हुईं। अगले 2 महीने शादी की तैयारियों में निकल गए। कमला देवी खुद कई बार हमारे घर आईं, मेरी साड़ी चुनने में मदद की, गहने चुनने में साथ गईं। बेटा, तुझे कौन सा रंग पसंद है? वो पूछती। मुझे लाल और गुलाबी अच्छे लगते हैं माँ, मैं कहती। तो चल, लाल और गुलाबी की साड़ियां लेते हैं। वो मुझे इतना प्यार देती थीं कि मैं सच में उन्हें अपनी माँ मानने लगी थी। दहेज की बात आई तो पिताजी ने पूछा, आप क्या चाहती हैं? रमेश जी, मैंने पहले ही कहा था, कमला देवी ने कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो चाहें प्यार से दे देना। लेकिन पिताजी ने अपनी इज्जत का मामला बना लिया। नहीं कमला जी, मैं अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेज सकता। उन्होंने सोने के गहने बनवाए। एक भारी नेकलेस, करीब 70,000 का, झुमके, बाजूबंद, चूड़ियां, पायल, सब मिलाकर करीब 1.5 लाख के गहने। फर्नीचर का पूरा सेट, बेडरूम सेट, जिसमें डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल शामिल थे। डाइनिंग टेबल और 6 कुर्सियां, फ्रिज, एलजी का डबल डोर, टीवी,
सोनी का 32 इंच वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक और 50,000 रुपए नकद। मैंने पिताजी को रोकने की कोशिश की। पिताजी, इतना खर्च मत कीजिए, विक्रम की पढ़ाई भी तो है। बेटा, पिताजी ने कहा, मेरी ठोड़ी उठाते हुए, तू मेरी इकलौती बेटी है। तेरी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। मैं चाहता हूं कि तेरी शादी ऐसी हो कि लोग याद रखें और तेरी ससुराल में किसी को ये शिकायत न हो कि हमने कम दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पिताजी को गले लगा लिया। शादी का दिन आया। फरवरी का महीना था। ठंड कम हो रही थी। शादी एक बड़े हॉल में हुई। 500 लोगों की बारात। 3 दिन की रस्में, मेहंदी, हल्दी, संगीत, फिर शादी। मैं लाल रंग के भारी लहंगे में थी, जिस पर सोने का काम था, गहनों से लदी हुई। मेरी सहेलियों ने मुझे बहुत तैयार किया था। मेकअप आर्टिस्ट ने इतना मेकअप किया था कि मैं खुद को आईने में पहचान नहीं पा रही थी। शादी की सारी रस्में हुईं। राजेश ने मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया, माथे पर सिंदूर भरा। 7 फेरे लिए। मैं राजेश मेहता की पत्नी बन गई। विदाई का समय आया। मैं रो रही थी। पिताजी रो रहे थे। विक्रम रो रहा था। मेरी सारी सहेलियां रो रही थी। पिताजी ने मुझे गले लगाया। बेटा, खुश रहना और याद रखना, ये घर हमेशा तेरा है। कभी भी कोई परेशानी हो तो वापस आ सकती है। पिताजी, मैं रोते हुए बोली, मैं आपको मिस करूंगी। मैं भी बेटा। लेकिन अब तेरा अपना घर है, अपना परिवार है। कमला देवी आईं और उन्होंने मुझे संभाला। चल बेटा, तेरा घर तेरा इंतजार कर रहा है। मैं ससुराल आई। कार से उतरी तो देखा, पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। दरवाजे पर रंगोली बनी थी। आम के पत्तों की बंधनवार लगी थी। घर में घुसते ही कमला सास ने मुझे बैठाया और मेरे पैर धोए। फिर उन्होंने आरती की। स्वागत है बेटा, अपने घर में। पहली रात थी। मैं राजेश के कमरे में गई। कमरा बड़ा था। डबल बेड, जिस पर लाल रंग की चादर बिछी थी और फूलों की सजावट की गई थी। मैं शर्म से सिर झुकाए बैठी थी। राजेश आया। थक गई होगी, सो जाओ। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस अपनी तरफ लेट गया। मैं भी अपनी तरफ लेट गई। पहली रात ऐसे ही बीती। अगले दिन सुबह कमला सास ने मुझे बिस्तर पर चाय दी। बेटा, आज तू आराम कर, कल से घर के काम शुरू कर देना। जी माँ। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। कमला सास मुझसे बहुत प्यार से पेश आती थीं। मुझे घर के सारे काम सिखाती थीं। बेटा, राजेश को खाने में मसालेदार चीजें पसंद है, वो कहती। लेकिन ज्यादा तेल मिर्च नहीं, उसका पेट खराब हो जाता है। अमित को मीठा बहुत पसंद है और मुझे हल्का फुल्का खाना अच्छा लगता है। मैं सबकी पसंद का ध्यान रखती। सुबह 6 बजे उठ जाती। पहले मंदिर में दीप जलाती, फिर चाय बनाती, सबके लिए नाश्ता बनाती। कमला सास को बिस्तर पर चाय देती। राजेश और अमित के लिए टेबल पर रखती। राजेश सुबह 8 बजे ऑफिस निकल जाता। जाने से पहले चलता हूं कहकर निकल जाता। शाम को 6-7 बजे वापस आता। अमित कॉलेज जाता। वो ज्यादा फ्रेंडली था। दीदी, आज क्या बनाया है? वो पूछता। दीदी, आपके हाथ का खाना तो कमाल है। मैं मुस्कुरा देती। घर साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सारे काम मैं संभालती। शाम को राजेश के आने से पहले तैयार हो जाती। अच्छी साड़ी पहनती, हल्का सा मेकअप करती, बाल सजाती। कमला सास अक्सर कहती, बेटा, तू बहुत अच्छी बहू है। मेरी किस्मत अच्छी है जो तू मिली। मुझे अच्छा लगता। मुझे लगता कि मैंने सही घर में शादी की है। राजेश भी मुझसे अच्छा व्यवहार करता। हालांकि वो ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन जो भी बोलता, प्यार से बोलता। तुम्हें कुछ चाहिए? वो पूछता। नहीं, सब ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। जी। 3 महीने बीत गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं खुश थी। लेकिन फिर एक दिन कमला सास ने मुझसे पूछा। हम रसोई में थे। मैं सब्जी काट रही थी।
बेटा, उन्होंने कहा, चूल्हे पर दाल रखते हुए, कुछ खुशखबरी? मैं समझ गई कि वो क्या पूछ रही हैं। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने शर्माते हुए सिर हिलाया। नहीं माँ, अभी नहीं। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए। अभी तो 3 ही महीने हुए हैं। वक्त लगता है, भगवान की मर्जी। लेकिन मैंने देखा कि उनकी मुस्कुराहट में थोड़ी सी निराशा थी। 6 महीने बीत गए, अभी भी कोई खुशखबरी नहीं। एक दिन कमला सास ने फिर पूछा, बेटा, कुछ हुआ? नहीं माँ। तू ठीक से खाती पीती है ना? सेहत का ध्यान रखती है? जी माँ, सब ठीक है। भगवान से प्रार्थना करती है? जी माँ, रोज करती हूँ। कमला सास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं देख सकती थी कि वो चिंतित हो रही थी। 9 महीने बीत गए। एक दिन कमला सास के भाई यानी मेरे ससुर जी घर आए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। दीदी, उन्होंने कमला सास से पूछा, राजेश की शादी को कितने महीने हो गए? 9 महीने, कमला सास ने कहा। और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं? कमला सास ने सिर हिलाया। दीदी, डॉक्टर को दिखाओ। कई बार छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जो इलाज से ठीक हो जाती हैं। मैं रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। मुझे सब सुनाई दे रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था। 1 साल पूरा हो गया। कमला सास ने अब खुलकर बात की। प्रिया, उन्होंने मुझे बुलाया। हम उनके कमरे में थे। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं घबरा गई। क्यों माँ, मुझे कोई दिक्कत है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बस एक बार चेकअप करवा लो। कई बार छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जो दवाई से ठीक हो जाती हैं। मैंने राजेश से बात की। उस रात जब हम कमरे में थे। राजेश, माँ कह रही हैं कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, दिखा लो, उसने कहा, बिना मेरी तरफ देखे। तुम भी चलोगे? देखता हूं। अगले हफ्ते कमला सास मुझे एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले गईं। डॉक्टर एक मध्यम आयु की महिला थीं। उन्होंने मेरा चेकअप किया। कुछ सवाल पूछे, पीरियड्स रेगुलर हैं या नहीं, कोई दर्द तो नहीं, वगैरह। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड। रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी, डॉक्टर ने कहा। वो हफ्ता मेरे लिए बहुत लंबा था। मैं हर वक्त सोचती रहती, कहीं मुझ में कोई समस्या तो नहीं। 1 हफ्ते बाद हम फिर गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। सब कुछ नॉर्मल है, उन्होंने कहा। कोई समस्या नहीं दिख रही। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन डॉक्टर, कमला सास ने कहा, 1 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये नॉर्मल है, डॉक्टर ने कहा। कई बार 1-2 साल भी लग जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। अगर 2 साल हो जाएं और कुछ न हो तो फिर से आइए। घर आकर मैंने कमला सास को बताया। माँ, डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है। अच्छा, उन्होंने कहा। लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि नहीं थी। उस रात मैंने सुना कि कमला सास फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, डॉक्टर के पास ले गई थी, वो कह रही थी। कहती है सब ठीक है, लेकिन फिर भी, हाँ, पता नहीं क्या दिक्कत है। हाँ, देखती हूँ। 1.5 साल बीत गए। अब रिश्तेदार भी पूछने लगे। दिवाली पर जब सब इकट्ठे हुए, तो कमला सास की छोटी बहन, जिन्हें मैं बुआ जी कहती थी, उन्होंने मुझसे पूछा, प्रिया बेटा, कैसी हो? ठीक हूं बुआ जी। कोई खुशखबरी? मैंने शर्म से सिर झुका लिया। नहीं बुआ जी। अरे, इतना वक्त हो गया, डॉक्टर को दिखाया? जी बुआ जी, दिखाया था। और क्या कहा? कहा कि सब ठीक है। बुआ जी ने कमला सास की तरफ देखा। दीदी, तुम किसी और अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, शायद और अच्छे से चेक करवाना पड़े। कमला सास ने कहा, हाँ, देखती हूं। उस रात मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। तभी मुझे कमला सास और बुआ जी की आवाजें सुनाई दी। वो लिविंग रूम में बैठी बात कर रही थी। मैं रुक गई और सुनने लगी। दीदी, कहीं कोई समस्या तो नहीं लड़की में? बुआ जी कह रही थी। पता नहीं,
डॉक्टर तो कहते हैं सब ठीक है। तो फिर राजेश को भी चेक करवाओ। कमला सास की आवाज तेज हो गई। क्या बकवास कर रही है? राजेश में कोई दिक्कत नहीं है। दीदी, मैं बस कह रही हूं कि आजकल पुरुषों में भी तो। चुप रह, कमला सास ने कहा गुस्से में। मुझे नहीं चाहिए तेरी सलाह। राजेश बिल्कुल ठीक है। दिक्कत तो इस लड़की में है। मुझे बुरा लगा। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन मुझे अजीब लगा। कमला सास राजेश के चेकअप की बात पर इतनी भड़क क्यों गई? क्या उन्हें कुछ पता है जो वो छुपा रही हैं? लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। शायद माँ का बेटे के प्रति प्यार है, इसलिए उन्हें बुरा लगा। 2 साल पूरे हो गए। अब माहौल साफ तौर पर बदलने लगा था। कमला सास का व्यवहार ठंडा होता जा रहा था। सुबह जब मैं उन्हें चाय देती तो वो बिना देखे ले लेती। पहले धन्यवाद बेटा कहती थीं, अब चुप रहती। मेरे खाने में कमी निकालना शुरू हो गया। प्रिया, ये सब्जी में नमक कम है, वो कहती। अगले दिन, प्रिया, आज नमक ज्यादा हो गया। प्रिया, रोटियां ठीक से नहीं बनी, देख किनारे से जल गई हैं। प्रिया, घर की सफाई ढंग से नहीं हुई, कोनों में देख धूल पड़ी है। मैं सब सुनती और चुप रहती और मेहनत करने की कोशिश करती। 5 बजे उठने लगी, पहले 6 बजे उठती थी। घर को और अच्छे से साफ करती, खाने में और ध्यान देती, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी निकल ही जाती। एक दिन पड़ोस की कुछ औरतें आईं। वो कमला सास से बात कर रही थीं। मैं रसोई में थी, लेकिन उनकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कमला जी, आपकी बहू को कितने साल हो गए? एक आंटी पूछ रही थी। 2 साल, कमला सास ने जवाब दिया। और अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं। अरे, आजकल की लड़कियां ना, पता नहीं क्या खाती हैं। पहले तो शादी के 6 महीने में ही खुशखबरी आ जाती थी। दूसरी आंटी बोली, हो सकता है कोई समस्या हो, डॉक्टर को दिखाया? दिखाया था, कमला सास ने कहा। कहते हैं सब ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है कुछ तो दिक्कत है। तो फिर आप दूसरा डॉक्टर दिखाइए, बड़े शहर में ले जाइए। तीसरी आंटी, जो सबसे बुजुर्ग थी, बोली, कमला जी सुनो, अगर 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो समझ जाओ कि लड़की में ही दिक्कत है। मेरी सलाह है कि राजेश की दूसरी शादी कर दो। लड़का अभी जवान है, इस घर को वारिस चाहिए। मेरे हाथ से चाय का कप छूट कर गिर गया। जोर की आवाज हुई, कांच के टुकड़े बिखर गए। गर्म चाय मेरे पैर पर गिरी, लेकिन मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ। मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, राजेश की दूसरी शादी कर दो। कमला सास दौड़ कर आईं। क्या हुआ? ये क्या किया? सॉरी माँ, मैंने कांपती आवाज में कहा। हाथ से छूट गया। देख, इतनी लापरवाह, साफ कर इसे। मैं झाड़ू लेकर टुकड़े साफ करने लगी, आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। उस रात मैं रो रो कर सोई। राजेश ने पूछा, क्या हुआ प्रिया? कुछ नहीं, मैंने कहा। मैं उसे कैसे बताती कि मुझे दूसरी शादी की बात सुनकर कैसा लग रहा है। अगले दिन से कमला सास का व्यवहार और भी बदल गया। वो खुलकर ताने मारने लगीं। दूसरे घरों की बहुएं तो शादी के 6 महीने में मां बन जाती हैं, वो कहती। और तुझे 2 साल हो गए। पता नहीं क्या खाती है, इतनी कमजोर दिखती है, कैसे बच्चा होगा? मैंने तो राजेश से अच्छी बहू लाने को कहा था, लेकिन किस्मत। हर बात चुभती थी, हर शब्द दिल में चाकू की तरह उतर जाता था। मैं पिताजी को फोन करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं होती। क्या कहूंगी? कि मुझे मां नहीं बन पा रही हूं, इसलिए सास ताने मार रही हैं। पिताजी परेशान हो जाएंगे, और फिर शायद ये मेरी ही गलती है। शायद सच में मुझ में कोई दिक्कत है। 2.5 साल बीत गए। अब तो मेरी खुद की सेहत पर असर पड़ने लगा। तनाव इतना था कि मुझे ठीक से नींद नहीं आती। रात रात भर जागती रहती, सोचती रहती, क्या गलत है मुझ में? भगवान मुझसे नाराज क्यों हैं? वजन कम होने लगा। मेरे चेहरे पर काली चादरें पड़ गईं, बाल झड़ने लगे। मुझे अक्सर चक्कर आते।
एक दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी। अचानक चक्कर आया और मैं गिर गई। राजेश ऑफिस से आया था। उसने देखा। प्रिया, वो दौड़ कर आया, मुझे उठाया। क्या हुआ? चक्कर आ गया, मैंने कहा। कमला सास भी आई। इसे क्या हुआ? माँ, चक्कर आया इसे, राजेश ने कहा। ठीक से खाती पीती नहीं होगी, कमला सास ने कहा। दिन भर पता नहीं क्या करती रहती है। मैं चुप रही। मुझ में जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। उस रात राजेश ने कहा, प्रिया, डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारी सेहत बिगड़ रही है। मैं ठीक हूं, मैंने कहा। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, देखो तुम्हें, कितनी कमजोर हो गई हो। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेकअप किया। आप बहुत कमजोर हैं, डॉक्टर ने कहा। आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, विटामिन डी की भी कमी है। आप बहुत तनाव में हैं, ये दिख रहा है। उन्होंने कुछ दवाइयां दी, आयरन की गोलियां, विटामिन डी के कैप्सूल और कुछ टॉनिक। घर आकर मैंने दवाइयां शुरू की, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि दवाइयां गायब हो रही हैं। मैं सुबह दवा रखती, शाम को वो किसी और जगह होती या गायब हो जाती। मुझे लगा शायद मैं भूल जाती हूं कि कहाँ रखा था। 3 साल पूरे हो गए। एक दिन राजेश के मामा जी आए। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा भी थे। बेटे की शादी हाल ही में हुई थी। उनकी बहू गर्भवती थी। शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे। सब बैठे बातें कर रहे थे। मैं चाय बना रही थी। मामी जी कमला सास से कह रही थीं, देखो दीदी हमारी बहू को, 8 महीने में ही भगवान ने दे दिया। 3 महीने की है, कितनी खुशी है। कमला सास ने मेरी तरफ देखा, फिर बोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, हमारी तो। मामा जी ने कहा, दीदी, राजेश की शादी को कितने साल हो गए? 3 साल। और अभी तक कुछ नहीं? उन्होंने सीधे सीधे पूछा। मैं शर्म से सिर झुकाए चाय लेकर आ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। नहीं, कमला सास ने कहा, एक लंबी सांस लेते हुए। पता नहीं क्या किस्मत है हमारी। मामी जी ने कहा, दीदी, इतना इंतजार करने की क्या जरूरत? राजेश अभी जवान है, दूसरी शादी करवा दो, एक औरत से घर नहीं चलता। मेरे हाथ से ट्रे छूट गई, सारे कप गिर गए, चाय फर्श पर फैल गई। प्रिया, कमला सास चीखीं, तू इतनी लापरवाह क्यों है? सॉरी सॉरी माँ, मैं रोते हुए बोली। मैं फर्श पर बैठकर टुकड़े उठाने लगी। मामा जी ने कहा, दीदी, सोचो इस बारे में। ये लड़की तो रहेगी ही, दूसरी भी ले आओ, शायद वो। मैं वहां से भाग गई। अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। शाम को राजेश आया। क्या हुआ था दोपहर को? कुछ नहीं, मैंने कहा, आंसू पोंछते हुए। माँ ने बताया, तुमने चाय गिरा दी, हाथ से छूट गई। प्रिया, राजेश ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं जानता हूं तुम परेशान हो, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। राजेश, मैंने रोते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। सब लोग दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा प्रिया, उसने कहा, तुम चिंता मत करो। लेकिन मुझे चैन नहीं मिला। हर दिन ये डर सताता कि कहीं सच में राजेश दूसरी शादी न कर ले। 3.5 साल बीत गए। अब तो पूरा मोहल्ला, सारे रिश्तेदार, सब जानते थे कि प्रिया बांझ है। जब भी मैं बाहर निकलती, लोग देखते, कुछ दया से, कुछ तिरस्कार से। बेचारी बांझ है, इतनी सुंदर है, लेकिन क्या फायदा, औलाद नहीं हो सकती। राजेश को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ये सब बातें मेरे कानों में पड़तीं, हर बार दिल में चुभतीं। मैंने बाहर निकलना कम कर दिया, बाजार भी कम जाती। कमला सास से कहती, माँ, आप बता दीजिए क्या चाहिए, मैं मंगवा लूंगी। लेकिन वो कहती, नहीं, तू जा, घर में बंद रहकर तो और भी बीमार पड़ेगी। तो मजबूरी में जाना पड़ता, और हर बार किसी न किसी की नजर, किसी न किसी की फुसफुसाहट। 4 साल पूरे हो गए। इस बीच कमला सास ने मुझे कई जगह ले जाना शुरू किया। तांत्रिकों के पास, ज्योतिषियों के पास,
बाबाओं के पास। एक बाबा ने कहा, इस लड़की पर किसी का साया है, कोई जादू टोना किया है। कमला सास ने पूछा, तो क्या करे बाबा? एक हवन करवाना पड़ेगा, 5,000 रुपए लगेंगे। कमला सास ने 5,000 दिए। हवन हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरे बाबा ने कहा, इस लड़की के पिछले जन्म के पाप है। इसने पिछले जन्म में किसी माँ की गोद उजाड़ी होगी, इसलिए इसकी गोद नहीं भर रही। मैं वहीं रो पड़ी। मैंने क्या पाप किया है? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती। बाबा ने कहा, पिछले जन्म की बात है बेटी। इस जन्म में तुम कितनी भी अच्छी हो, लेकिन पिछले जन्म के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। एक तांत्रिक ने कहा कि मुझे रोज सुबह गंगा में स्नान करना होगा, लेकिन गंगा तो यहाँ से दूर थी। तो उसने कहा, ठीक है, घर पर ही गंगा जल से नहाओ। मैंने वो भी किया। रोज सुबह गंगा जल से नहाती, मंत्र पढ़ती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कमला सास ने मुझे कई मंदिरों में ले जाया, दूर दूर के मंदिर। हम एक बार एक प्रसिद्ध मंदिर गए जो शहर से 100 किलोमीटर दूर था। वहां लोग कहते थे कि जो औरतें यहाँ मन्नत मांगती हैं, उनकी गोद भर जाती है। हम सुबह 5 बजे घर से निकले, दोपहर तक पहुंचे। मंदिर में बहुत भीड़ थी। हमने घंटों लाइन में खड़े होकर दर्शन किए। मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़े, भगवान, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे माँ बनने का सुख दीजिए। मैं आपकी सच्ची भक्त बनूंगी, जो भी आप कहेंगे वो करूंगी। लेकिन भगवान ने नहीं सुना। 4.5 साल बीत गए। एक दिन कमला सास ने बम फोड़ दिया। शाम का वक्त था। राजेश ऑफिस से आया था। अमित भी घर पर था। हम सब लिविंग रूम में बैठे थे। कमला सास ने कहा, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। हम सब चुप हो गए। राजेश, उन्होंने कहा, तेरी शादी को 4.5 साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। मैंने बहुत इंतजार किया, हर जगह ले गई, हर उपाय किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा दिल धड़कने लगा। अब मैं और नहीं रुक सकती। कमला सास ने कहा, इस घर को वारिस चाहिए। मैं बूढ़ी हो रही हूं। मैं अपने पोते पोतियों को देखना चाहती हूं। इसलिए वो रुकी, फिर बोली, इसलिए तुझे दूसरी शादी करनी चाहिए। मेरी दुनिया थम गई। मैंने राजेश की तरफ देखा। वो चुप बैठा था, सिर झुकाए। राजेश, मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम कुछ बोलोगे नहीं? राजेश चुप रहा। माँ, मैं कमला सास की तरफ मुड़ी। प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं फिर से इलाज शुरू करूंगी। कितना वक्त? कमला सास ने कहा सख्त आवाज में। 4.5 साल काफी नहीं, अब और कितना इंतजार करूं? मैं राजेश के पास गई, उसके पैर पकड़ लिए। राजेश, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैं सब कुछ करूंगी, कोई भी इलाज, कुछ भी, लेकिन प्लीज। राजेश ने मुझे उठाया। प्रिया, उठो, फर्श पर मत बैठो। राजेश, तुम माँ को बोलो ना, मैं रोते हुए बोली। राजेश ने कमला सास की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, फिर बोला, माँ, मैं प्रिया को नहीं छोड़ सकता, ये मेरी पत्नी है। मुझे थोड़ी उम्मीद बंधी, लेकिन कमला सास ने कहा, मैं कहाँ कह रही हूं कि छोड़ दे। प्रिया रहेगी यहां, बस दूसरी भी ले आएगा। पहले जमाने में तो ऐसा होता ही था। माँ, ये सही नहीं है, राजेश ने कहा। क्या सही नहीं है? कमला सास की आवाज तेज हो गई। 4.5 साल इंतजार करना सही है? इस घर को बिना वारिस छोड़ देना सही है? मैं तेरी माँ हूं राजेश, मेरी बात मानेगा या नहीं? राजेश चुप हो गया। मैं समझ गई कि राजेश अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाएगा। मैं अपने कमरे में आ गई, दरवाजा बंद कर लिया, बिस्तर पर गिर पड़ी और रोने लगी। कुछ देर बाद राजेश आया। प्रिया, जाओ, मैंने कहा, मुंह दूसरी तरफ करते हुए। प्रिया, सुनो, मैं माँ से बात करूंगा। तुम कुछ नहीं करोगे राजेश, मैं बोली। तुम कभी अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाए और अब भी नहीं बोल पाओगे। प्रिया, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं उठकर बैठ गई।
प्यार? तुम मुझसे प्यार करते हो? तो फिर वहां मां के सामने चुप क्यों थे? तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? राजेश ने कुछ नहीं कहा। जाओ राजेश, मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। वो चला गया। मैं रात भर जागती रही, सोचती रही अब क्या करनूं। अगले दिन मैंने हिम्मत करके पिताजी को फोन किया। पिताजी। हाँ बेटा, कैसी है तू? मैं रो पड़ी। पिताजी, मैं बहुत परेशान हूं। क्या हुआ बेटा? मैंने सब कुछ बताया। कैसे 4.5 साल से मैं कोशिश कर रही हूं, कैसे कमला सास ताने मारती हैं, और अब कैसे वो राजेश की दूसरी शादी की बात कर रही हैं। पिताजी चुप रहे कुछ देर, फिर बोले, बेटा, तू घर आ जा। नहीं पिताजी, अगर मैं आ गई तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि शादी नहीं निभा पाई। लेकिन बेटा, तू वहां खुश नहीं है। पिताजी, मैं और कोशिश करूंगी। मैं फिर से डॉक्टर के पास जाऊंगी, नए इलाज के बारे में पूछूंगी। प्लीज, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन याद रख, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो ये घर तेरा है। तू किसी भी वक्त आ सकती है। जी पिताजी, थैंक यू। फोन रखने के बाद मैंने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। अगले दिन मैं एक बड़े अस्पताल में गई, अकेले, किसी को नहीं बताया। वहां एक सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट से मिली। डॉक्टर ने मेरी पूरी हिस्ट्री सुनी, फिर विस्तार से चेकअप किया, नए टेस्ट किए, हार्मोन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और भी कई टेस्ट। 1 हफ्ते में सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, डॉक्टर ने कहा। फिर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। वो हफ्ता बहुत लंबा लगा। हर दिन मैं घड़ी देखती, कब हफ्ता पूरा होगा, कब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। इस बीच घर में माहौल और खराब हो गया। कमला सास खुलकर कहने लगी, मैं राजेश के लिए लड़की देखूंगी, एक अच्छे घर की लड़की जो इस घर को पोता पोती दे सके। मैं चुप रहती। क्या कहती? राजेश भी अब मुझसे दूर रहने लगा। पहले कम से कम बात तो करता था, अब वो भी बंद हो गई। वो अलग कमरे में सोने लगा। कहने लगा, मुझे ऑफिस का काम है, मैं स्टडी रूम में सोता हूं। लेकिन मैं जानती थी, असली वजह क्या है। वो मुझसे दूर भाग रहा है। 5 साल पूरे होने वाले थे। आखिरकार वो दिन आया जब मैं फिर से डॉक्टर के पास गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर ने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखीं, एक एक करके, ध्यान से। फिर उन्होंने मुझे देखा। मिसेस मेहता, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स देख लीं। और? मैंने घबराते हुए पूछा। आपकी सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, डॉक्टर ने कहा। आपके हार्मोन्स ठीक है, आपकी ओवरीज नॉर्मल हैं, यूट्रस नॉर्मल है, फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है, आप में प्रजनन की कोई समस्या नहीं है। मैं हैरान रह गई। लेकिन फिर मैं गर्भवती क्यों नहीं हो रही? देखिए, डॉक्टर ने कहा, थोड़ा सोचते हुए, जब महिला में कोई समस्या नहीं होती, तो कई बार पुरुष साथी में समस्या हो सकती है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है, पुरुष बांझपन भी होती है। कई बार पुरुषों में शुक्राणु की गुणवत्ता या संख्या में समस्या होती है। क्या आपके पति ने कभी अपनी जांच करवाई है? नहीं, मैंने कहा। तो उन्हें भी जांच करवानी चाहिए। आप उन्हें एक पुरुष प्रजनन विशेषज्ञ के पास ले जाइए। वीर्य विश्लेषण परीक्षण करवाइए। लेकिन डॉक्टर, मेरे पति मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? अगर 5 साल हो गए हैं और गर्भधारण नहीं हो रहा, तो दोनों को चेक करवाना चाहिए ना? ये तो बेसिक बात है। मैं घर आई। मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था। डॉक्टर ने कहा, मुझ में कोई दिक्कत नहीं। तो फिर? शाम को राजेश आया। मैंने उससे बात करने की ठानी। राजेश, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो, वो ठंडे स्वर में बोला। मैं डॉक्टर के पास गई थी। कब? आज। मैंने पूरा चेकअप करवाया, सारे टेस्ट करवाए। राजेश ने मेरी तरफ देखा। और?
डॉक्टर ने कहा कि मुझ में कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। राजेश चुप रहा। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें भी चेकअप करवाना चाहिए। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? मेरा मतलब साफ है। जब मुझ में कोई दिक्कत नहीं है तो शायद। नहीं, राजेश ने जोर से कहा। मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजेश, डॉक्टर कह रही थी। मुझे नहीं सुननी कोई बकवास। मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चेकअप करवा लो ना। अगर तुम में कोई दिक्कत नहीं है तो डर किस बात का? राजेश गुस्से से उठा। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं करवाना, बात खत्म। वो कमरे से बाहर चला गया। मैं सोच में पड़ गई। राजेश इतना गुस्सा क्यों हो गया? अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो चेकअप करवाने में क्या परेशानी है? अगले दिन मैंने कमला सास से बात की। माँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी। हाँ तो क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मुझ में कोई समस्या नहीं है। कमला सास ने मेरी तरफ तीखी नजर से देखा। तो फिर 5 साल में कुछ क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर ने कहा कि राजेश को भी चेकअप करवाना चाहिए। कमला सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है? राजेश में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तुझमें है। लेकिन माँ, मेरी सारी रिपोर्ट्स। चुप रह, कमला सास चीखीं। मुझे नहीं सुननी तेरी बकवास। तू अपने को बचाने के लिए मेरे बेटे पर दोष लगा रही है। शर्म नहीं आती? मैं चुप हो गई। लेकिन एक बात साफ हो गई, कमला सास राजेश का चेकअप नहीं करवाना चाहती। क्यों? इसी बीच एक अजीब बात मेरे ध्यान में आई। कमला सास मुझे रोज सुबह एक खास तरह की चाय देती थी। ये मेरी माँ की रेसिपी है, वो कहती थी। इसमें खास जड़ी बूटियां हैं। इससे औरत की सेहत बनती है और गर्भधारण में मदद मिलती है। वो चाय का स्वाद बहुत कड़वा था। मैं मुंह बनाकर पीती थी, लेकिन कमला सास जोर देती। पूरी पी, एक बूंद भी मत छोड़। मैं पी लेती, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद इससे मुझे फायदा होगा। लेकिन मैंने देखा कि जब भी मैं वो चाय पीती तो थोड़ी देर बाद मुझे अजीब सा महसूस होता। पेट में दर्द होता, चक्कर आते, कमजोरी लगती। एक बार मैंने कमला सास से कहा, माँ, ये चाय पीने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता। ये शरीर की सफाई हो रही है, उन्होंने कहा। गंदगी बाहर निकल रही है, तू पीती रह, फायदा होगा। मैं पीती रही, हर रोज, 5 साल तक। लेकिन अब मुझे शक होने लगा। क्या सच में वो चाय मेरे लिए अच्छी थी? या नहीं, नहीं हो सकता। कमला सास इतनी क्रूर नहीं हो सकती। वो तो मुझे बेटी कहती हैं, मुझे प्यार करती हैं या कहती हैं। 5.5 साल बीत गए। अब तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मेरा वजन बहुत कम हो गया था। मैं सिर्फ 45 किलो रह गई थी, जबकि शादी के समय 55 किलो थी। चेहरा पीला पड़ गया था, बाल बहुत झड़ गए थे, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। कमला सास अब खुलेआम कहने लगी, देख, तेरा शरीर ही बता रहा है कि तू औलाद के काबिल नहीं है। भगवान ने तुझे इस लायक नहीं बनाया। राजेश अब मुझसे बिल्कुल दूर हो गया था। वो देर रात घर आता, सीधे अपने कमरे में चला जाता, सुबह जल्दी निकल जाता। हम दिनों बात नहीं करते थे। मुझे लगता था कि शायद उसका कोई अफेयर है, या शायद कमला सास ने उसकी दूसरी शादी पक्की कर ली है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 6 साल होने वाले थे। नवंबर का महीना था। ठंड शुरू हो गई थी। एक दिन कमला सास की एक पुरानी सहेली मीरा आंटी उनसे मिलने आई। वो मुंबई से आई थीं, बहुत सालों बाद। अरे मीरा, कमला सास बहुत खुश हुई। कितने साल बाद आई है तू? हाँ दीदी, बहुत दिनों बाद आना हुआ, मीरा आंटी ने कहा। सुना, तेरे छोटे बेटे की सगाई हुई है, बधाई हो। हाँ, अमित की सगाई हो गई है, कमला सास ने कहा। अगले महीने शादी है। बहुत अच्छा। और राजेश, उसकी शादी को कितने साल हो गए? 6 साल होने वाले हैं। वाह,
तो फिर तेरे घर में बच्चों की किलकारी गूंजती होगी। कमला सास का चेहरा उतर गया। नहीं मीरा, कोई बच्चा नहीं है। मीरा आंटी हैरान रह गई। क्या? 6 साल में भी नहीं? नहीं, ये तो बड़ी चिंता की बात है। क्या हुआ? लड़की में कोई दिक्कत है? मैं रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। मुझे सब सुनाई दे रहा था। पता नहीं, कमला सास ने कहा। डॉक्टरों को दिखाया, कहते हैं सब ठीक है, लेकिन शाम को मीरा आंटी और कमला सास बैठकर बातें कर रही थीं। मैं उनके लिए चाय बना रही थी। जब मैं चाय लेकर गई तो मीरा आंटी ने मुझे गौर से देखा, बहुत गौर से। उनकी नजर में कुछ था, शायद हैरानी, शायद पहचान। ये प्रिया है? उन्होंने पूछा। हाँ, कमला सास ने कहा। मीरा आंटी मुझे देखती रहीं, फिर बोलने लगी, ये तो बिल्कुल। कमला सास ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, कुछ नहीं मीरा, चाय पी। लेकिन मीरा आंटी ने मुझसे पूछा, बेटी तुम्हारा मायका कहाँ है? इंदौर में आंटी, मैंने कहा। तुम्हारे पिताजी का नाम? रमेश कुमार श्रीवास्तव। मीरा आंटी की आंखें फैल गईं। उन्होंने कमला सास की तरफ एक अजीब नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं वापस रसोई में चली गई, लेकिन मुझे अजीब लगा। मीरा आंटी ने मुझे ऐसे क्यों देखा, जैसे वो मुझे पहचानती हों या मेरे बारे में कुछ जानती हों। रात को करीब 10 बजे मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। तभी मुझे बाहर से आवाजें सुनाई दी। कमला सास और मीरा आंटी बात कर रही थी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर गई। वो लिविंग रूम में बैठी थीं। मैं धीरे से गलियारे में खड़ी हो गई, जहां से मुझे उनकी बातें सुनाई दे सकती थीं, लेकिन वो मुझे देख नहीं सकती थीं। कमला, तूने उसे बताया नहीं? मीरा आंटी की आवाज आई। क्यों बताऊं? कमला सास का स्वर कठोर था। मेरे घर की इज्जत का सवाल है। लेकिन दीदी, वो बेचारी बिना वजह तड़प रही है। 6 साल हो गए। तुझे पता है कि असली समस्या कहाँ है, फिर भी तू। चुप रह मीरा, कमला सास ने कहा। ये बात यहीं दबी रहनी चाहिए। मैंने 6 साल छुपाया है, आगे भी छुपाऊंगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। किस बात को छुपाया है? कौन सी बात? मैं और ध्यान से सुनने लगी। लेकिन कमला, मीरा आंटी ने कहा, अगर तू उसे आईवीएफ करवा दे तो शायद। नहीं, कमला सास की आवाज तेज हो गई। मैं नहीं करवाने दूंगी आईवीएफ। अगर सच बाहर आ गया तो क्या होगा? डॉक्टर पूछेंगे, जांच होगी, राजेश की जांच होगी, और फिर सब जान जाएंगे कि क्या दीदी? कि हमारे परिवार में ये समस्या है, 3 पीढ़ियों से चल रही है। मेरे ससुर को थी, मेरे पति को थी, राजेश को है, अमित को भी है। अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, अमित की शादी टूट जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। मेरे कान गर्म हो गए, सिर घूमने लगा। राजेश को राजेश को कोई समस्या है, और कमला सास को पता है, शुरू से पता है। लेकिन दीदी, ये तो बहुत गलत है, मीरा आंटी कह रही थी। तूने शादी से पहले लड़की वालों को नहीं बताया, ये तो धोखा है। धोखा सही, कमला सास ने कहा, बिना किसी शर्म के। लेकिन मुझे अपनी इज्जत बचानी थी। अगर मैंने शादी से पहले बताया होता तो कौन लड़की देता राजेश को? मुझे लड़की चाहिए थी जो घर संभाले, जिसे मैं दोषी ठहरा सकूं। और ये प्रिया एकदम सही थी। मां नहीं थी, पिता सीधा सादा था, खुद भी सीधी सरल थी। मैं सुनती रही। हर शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी दीदी, मीरा आंटी ने कहा। तो क्या हुआ? कमला सास ने कहा। वो बाहर की है, एक दिन चली भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे परिवार की इज्जत गई तो मैं कैसे जीऊंगी? और वो लड़की, उसका क्या? 6 साल से तड़प रही है, लोग उसे बांझ कहते हैं। जाने दे, मेरी इज्जत ज्यादा जरूरी है। मैं वहीं खड़े खड़े रोने लगी, चुपचाप। आवाज नहीं निकली, बस आंसू बहते रहे। दीदी,
कम से कम अब तो बता दे, मीरा आंटी ने कहा। 6 साल हो गए, अब क्या फायदा छुपाने का? नहीं, अभी अमित की शादी होनी है। अगर अभी सच निकला तो लड़की वाले शादी तोड़ देंगे। मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर क्या करेगी? जो अब तक करती आई हूं, इस लड़की को दोषी ठहराती रहूंगी। और हां, मैंने राजेश से कह दिया है कि दूसरी शादी की तैयारी करे। दूसरी शादी? लेकिन दीदी, दूसरी शादी से भी तो कुछ नहीं होगा। राजेश में ही तो समस्या है। मुझे पता है, लेकिन लोगों को नहीं पता। दूसरी शादी होगी, फिर 2-3 साल में वो भी नहीं रुकेगी। तब कहूंगी कि दोनों बहुओं में समस्या है। मेरे बेटों में तो कोई दिक्कत नहीं, बस किस्मत खराब है। मैं वहां से भाग गई, अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ी। मैं रो रही थी, हंस भी रही थी, पागलों की तरह। तो ये था सच? 6 साल, पूरे 6 साल मुझे धोखा दिया गया। कमला सास को शुरू से पता था कि राजेश में समस्या है। फिर भी उन्होंने मुझसे शादी करवाई, मुझे दोषी ठहराया, मुझे बांझ कहलवाया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और क्यों? अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, बस रोती रही और सोचती रही। अगले दिन सुबह मीरा आंटी जाने वाली थीं। मैंने उन्हें रोका नहीं, क्या बोलती, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे एक तरफ बुलाया, धीरे से, ताकि कमला सास को पता न चले। बेटी, उन्होंने कहा, मेरी आंखों में देखते हुए, तुम अपनी सास के पुराने कागजात देखना, पुरानी अलमारी में। तुम्हें सच पता चलना चाहिए। मैं चुप रही, लेकिन मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी। वो चली गईं। अब मुझे पक्का पता था कि कमला सास कुछ छुपा रही हैं, और वो कुछ उनकी अलमारी में है। मैं रोज अवसर की तलाश में रहने लगी। कब कमला सास बाहर जाएं, कब वो नहाने जाएं, कब मुझे मौका मिले। 3 दिन बीत गए, मौका नहीं मिला। कमला सास हमेशा घर में ही रहती। फिर चौथे दिन, शुक्रवार को, कमला सास को किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा। शाम को 6 बजे निकली, कहा रात को 9 बजे तक आऊंगी। मेरे पास 3 घंटे थे। राजेश ऑफिस में था, अमित कॉलेज गया था, वो भी देर से आएगा। मैं अकेली थी घर में। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि कोई सुन लेगा। मैं कमला सास के कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, अलमारी देखी, बड़ी पुरानी लकड़ी की अलमारी। उस पर ताला लगा था। चाबी कमला सास हमेशा अपने पास रखती थी। लेकिन मुझे याद आया, एक बार मैंने देखा था कि वो चाबी अपने पर्स में रखती हैं, और उनका पर्स यहीं कमरे में है। मैंने उनका पर्स ढूंढा, बिस्तर के पास रखा था। मैंने पर्स खोला, अंदर खंगाला, चाबी मिल गई। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मुश्किल से चाबी अलमारी में लग पाई। घड़ी देखी, 6:10। मेरे पास करीब 2 घंटे 50 मिनट थे। अलमारी खोली, अंदर कई चीजें थीं, साड़ियां, कपड़े, गहनों के डिब्बे, और नीचे, सबसे नीचे, कुछ कागजात के बंडल। मैंने एक एक करके बंडल निकाले, देखने लगी। पहला बंडल, बिजली के पुराने बिल। दूसरा, राशन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी। तीसरा, जमीन के कागजात। चौथा, पुरानी तस्वीरें, कुछ खास नहीं। फिर मैंने सबसे नीचे देखा। एक पीले रंग का लिफाफा था, बहुत पुराना, उस पर धूल जमी थी। मैंने उसे निकाला, भारी था, अंदर कई कागज थे। मैंने लिफाफा खोला। हाथ इतने कांप रहे थे कि मुश्किल से खुल पाया। सबसे ऊपर एक मेडिकल रिपोर्ट थी। मैंने उसे देखा। वीर्य विश्लेषण रिपोर्ट। रोगी का नाम राजेश मेहता, उम्र 27 वर्ष, तारीख 15 जनवरी 2016। मैंने तारीख देखी, 2016। हमारी शादी 2018 में हुई थी, मतलब ये रिपोर्ट शादी से 2 साल पहले की थी। मैंने आगे पढ़ा। जांच के परिणाम, मात्रा 2.8 मिलीलीटर, शुक्राणु की संख्या 5 लाख प्रति मिलीलीटर से कम, अत्यधिकतम सामान्य संख्या 1.5 करोड़ प्रति मिलीलीटर से अधिक, गतिशीलता
2% से कम सामान्य गतिशीलता, 40% से अधिक आकृति, 1% से कम सामान्य सामान्य आकृति, 4% से अधिक निदान। अत्यधिक गंभीर शुक्राणु की कमी, गतिहीनता एवं विकृति व्याख्या। रोगी में शुक्राणु की संख्या, गतिशीलता और आकृति में अत्यधिक कमी पाई गई है। प्राकृतिक गर्भधारण की संभावना लगभग 0। सुझाव: रोगी को आनुवांशिक जांच की सलाह दी जाती है। वाई क्रोमोसोम सूक्ष्म विलोपन परीक्षण आवश्यक। संभावित वंशानुगत स्थिति। मेरे हाथों से रिपोर्ट गिर गई। मैं फर्श पर बैठ गई। मेरा सिर घूम रहा था, सांस फूल रही थी। राजेश बांझ है, शादी से 2 साल पहले से, और इतनी गंभीर समस्या कि स्वाभाविक गर्भधारण लगभग असंभव। 6 साल, पूरे 6 साल मैंने अपने को कोसा, खुद को अधूरा समझा, ताने सुने, अपमान सहा, और असली समस्या तो राजेश में थी। मैंने रिपोर्ट फिर से उठाई और ध्यान से पढ़ी। डॉक्टर ने लिखा था, संभावित वंशानुगत स्थिति, मतलब ये बीमारी खानदान में चल रही है। मैंने लिफाफे में और देखा, दूसरा कागज निकाला। ये एक पत्र था, किसी डॉक्टर का पत्र, हिंदी में टाइप किया हुआ। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, एमडी, पुरुष बांझपन विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल, दिनांक 22 जनवरी 2016, प्रति श्रीमती कमला देवी मेहता। विषय: श्री राजेश मेहता की चिकित्सा रिपोर्ट। आदरणीय श्रीमती मेहता, जैसा कि हमने 20 जनवरी 2016 को परामर्श में चर्चा की थी, आपके पुत्र राजेश मेहता की वीर्य विश्लेषण रिपोर्ट में अत्यधिक गंभीर शुक्राणु की कमी पाई गई है। आगे की आनुवंशिक जांच में वाई क्रोमोसोम में AZFC क्षेत्र में सूक्ष्म विलोपन मिला है। यह एक आनुवंशिक स्थिति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र में स्थानांतरित होती है। जैसा कि आपने बताया, आपके स्वर्गीय पति को भी यही समस्या थी और आपके छोटे पुत्र अमित की प्रारंभिक जांच में भी यही स्थिति पाई गई है। इस स्थिति में प्राकृतिक गर्भधारण अत्यंत दुर्लभ है, संभावना 1% से कम। जैविक संतान के लिए केवल 2 विकल्प हैं। 1. IVF के साथ ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। 2. दाता शुक्राणु का उपयोग। मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं कि आप विवाह से पूर्व अपनी होने वाली बहू के परिवार को इस स्थिति के बारे में सूचित करें। इस जानकारी को छुपाना 1. नैतिक रूप से गलत होगा। 2. कानूनी रूप से समस्याजनक, विवाह रद्द करने का आधार हो सकता है। 3. लड़की के लिए अनुचित होगा, जो भावनात्मक आघात झेलेगी यदि आप IVF/ICSI करवाती है, तो सफलता दर प्रति चक्र लगभग 30 से 40% है। हालांकि इसके लिए दोनों पक्षों की पूर्ण जानकारी और सहमति आवश्यक है। कृपया सही निर्णय लें। मैं आगे के परामर्श के लिए उपलब्ध हूँ। सादर, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। मैं पत्र पढ़ते पढ़ते रो पड़ी, जोर जोर से रो पड़ी। डॉक्टर ने साफ साफ लिखा था, कमला सास को चेतावनी दी थी, कहा था कि शादी से पहले बताना जरूरी है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने जानबूझकर छुपाया, मुझसे धोखा किया, मुझे दोषी ठहराया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने लिफाफे में और कागज देखे। एक और रिपोर्ट थी। ये अमित की रिपोर्ट थी, उसकी भी, उसे भी वही समस्या थी। और एक पुरानी, बहुत पुरानी रिपोर्ट थी, कमला सास के पति की, राजेश के पिता की। उन्हें भी यही समस्या थी। 3 पीढ़ियों से ये समस्या चल रही है, और कमला सास को सब पता था। मैं घड़ी देखी, 7:20। मेरे पास अभी समय था। मैंने सारे कागजों की फोटो खींची अपने फोन से, हर रिपोर्ट की, हर पेज की, डॉक्टर के पत्र की। फिर मैंने सारे कागज वापस लिफाफे में रखे, लिफाफा वापस अलमारी में रखा, अलमारी बंद की, चाबी वापस पर्स में रख दी।
मैं अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ी। मैं रो रही थी, हंस भी रही थी, चीख भी रही थी, पागलों की तरह। 6 साल, 6 साल का झूठ, 6 साल का धोखा। वो औरत जिसने मुझे बेटी कहा, वो मेरी दुश्मन निकली। वो पति जिसने मुझसे प्यार करने का नाटक किया, उसने मुझसे सबसे बड़ा झूठ बोला। प्यारे श्रोताओं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पल मैं क्या महसूस कर रही थी? गुस्सा, दुख, विश्वासघात, सब कुछ एक साथ। मैं रोती रही, घंटों रोती रही। फिर 9 बजे कमला सास घर आईं। प्रिया, कहाँ है तू? मैंने आंसू पोंछे, अपना चेहरा धोया, बाहर गई। जी माँ, मैं यहाँ हूँ। खाना बनाया? जी। ठीक है, परोस। मैंने खाना परोसा। कमला सास खाने बैठीं। मैं उन्हें देख रही थी। इस औरत ने मेरे साथ क्या किया? और अभी भी कितनी बेशर्मी से बैठी है। क्या देख रही है? तू नहीं खाएगी? कमला सास ने पूछा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। जैसी तेरी मर्जी। उस रात मैं फिर नहीं सोई। मैं सोचती रही, अब क्या करूं? राजेश को बताऊं? लेकिन क्या वो भी इस सच को जानता है? कल जो बातें मैंने सुनी थीं, उससे लग रहा था कि राजेश को भी पता है। उसने जब मैंने उसे जांच करवाने को कहा था, तो वो इतना गुस्सा क्यों हुआ था? क्योंकि उसे पता था कि रिपोर्ट में क्या आएगा। मतलब राजेश भी इस धोखे का हिस्सा था। मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया। अगले दिन सुबह, शनिवार था, राजेश घर पर था। ऑफिस नहीं जाना था। मैंने हिम्मत की, उससे सीधे सीधे पूछने की ठानी। दोपहर को जब वो अपने कमरे में था, मैं अंदर गई। राजेश, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो, उसने कहा, अपने लैपटॉप पर काम करते हुए। तुमने कभी शादी से पहले अपना अपना चिकित्सा परीक्षण करवाया था? राजेश के हाथ रुक गए। उसने लैपटॉप से नजर हटाई और मुझे देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या क्या मतलब? उसने हथलाते हुए पूछा। मेरा मतलब साफ है। सन 2016 में शादी से 2 साल पहले तुमने अपनी वीर्य जांच करवाई थी। राजेश की आंखें फैल गईं। तुम्हें तुम्हें कैसे पता? मैंने फोन निकाला, उसे राजेश की रिपोर्ट की फोटो दिखाई। राजेश का चेहरा देखने लायक था। पहले झटका, फिर डर, फिर गुस्सा। तुमने तुमने माँ की चीजें खंगाली? उसने पूछा। हाँ, और मुझे सब पता चल गया। तुम्हारी रिपोर्ट, डॉक्टर का पत्र, सब कुछ। राजेश चुप रहा। बोलो राजेश, तुम्हें पता था? तुम्हें पता था कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते? राजेश ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। और तुमने मुझसे शादी कर ली? मुझे बताया नहीं? प्रिया, सुनो। नहीं, मैं चीखी। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। 6 साल, पूरे 6 साल तुमने मुझे धोखा दिया। प्रिया, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन नहीं बताया। तुम्हारी माँ ने रोका और तुमने मान लिया। तुमने मुझे बांझ कहलवाया, जबकि समस्या तुम में थी। राजेश ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मुझे माफ कर दो प्रिया। मैं बहुत कमजोर था। माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाया। कमजोर? मैंने कहा, कड़वी हंसी हंसते हुए। तुम कमजोर नहीं, नीच हो, बेईमान हो। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रिया, तुम्हारी माँ ने मुझे सिर्फ इसलिए चुना ताकि वो मुझे दोषी ठहरा सकें। मेरी माँ नहीं थी, इसलिए सोचा कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। मेरे पिता सीधे थे, इसलिए सोचा कि आसानी से धोखा दिया जा सकता है। राजेश रो रहा था। मुझे सच में माफ कर दो। अब रोने से क्या होगा? 6 साल, 6 साल मैंने तड़पते हुए बिताए। हर महीने उम्मीद करती, हर महीने टूटती, खुद को कोसती, भगवान से सवाल करती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं वहां से बाहर निकली, सीधे कमला सास के पास गई।
वो पूजा घर में बैठी थीं। आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा। कमला सास ने मुड़कर देखा। क्या बकवास कर रही है? मुझे सब पता चल गया, राजेश की रिपोर्ट, डॉक्टर का पत्र, सब कुछ। कमला सास का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। फिर वो संभल गईं, गुस्से से उठ खड़ी हुईं। तूने मेरी अलमारी खंगाली, मेरी निजी चीजों में हाथ डाला? आपकी निजी चीजें? मैं हंसी। वो चीजें जो मेरी जिंदगी से जुड़ी हैं, जो आपने मुझसे छुपाई। तेरी इतनी हिम्मत? हिम्मत? मेरी हिम्मत की बात कर रही हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे 6 साल धोखा देने की, मुझे जानबूझकर दोषी ठहराने की? राजेश भी बाहर आ गया था। अमित भी अपने कमरे से निकल आया, शोर सुनकर। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं चीखी। डॉक्टर ने तुम्हें चेतावनी दी थी, कहा था कि शादी से पहले बताना जरूरी है, लेकिन तुमने नहीं बताया। हाँ, मैंने नहीं बताया, कमला सास ने कहा, अब बेशर्मी से। और मैं फिर से करूंगी। तू क्या करेगी? क्या? मैं हैरान रह गई। आपको कोई शर्म नहीं है? शर्म? मुझे अपनी इज्जत बचानी थी, अपने परिवार की इज्जत। अगर लोगों को पता चलता कि हमारे खानदान के मर्दों में ये समस्या है, तो हमारा सिर उठाकर चलना मुश्किल हो जाता। तो आपने मुझे बलि का बकरा बना दिया? हाँ, तू बाहर की है। तू चली भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे बेटों की इज्जत, मेरे परिवार की इज्जत, वो मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैं हंसी, एक पागल औरत की तरह हंसी। इज्जत? झूठ पर बनी इज्जत, धोखे पर बनी इज्जत? जो भी हो, कमला सास ने कहा, मुझे परवाह नहीं। राजेश, मैं उसकी तरफ मुड़ी। तुम कुछ बोलोगे नहीं? राजेश सिर झुकाए खड़ा था। तुम भी उतने ही गुनहगार हो, मैंने कहा। तुमने भी मुझे धोखा दिया, 6 साल तक झूठ बोला। प्रिया, मुझे माफ कर दो, राजेश ने कहा। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। हम आईवीएफ करवा सकते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अब? मैंने पूछा। अब तुम आईवीएफ करवाना चाहते हो? 6 साल पहले क्यों नहीं? जब मैं गिड़गिड़ा रही थी, तब तुम कहाँ थे? माँ ने मना किया था, उन्हें डर था कि सच बाहर आ जाएगा। मैंने उनका वाक्य पूरा किया। मुझे पता है, मैंने सब सुना है। कमला सास ने पूछा, क्या सुना? 3 दिन पहले जब मीरा आंटी आई थी, तब तुम दोनों की बातचीत, कि कैसे तुमने मुझे जानबूझकर चुना, कि कैसे तुम अमित की शादी के लिए सच छुपाना चाहती हो, सब कुछ। कमला सास के चेहरे पर अब भी कोई शर्म नहीं थी। तो तूने सुन लिया, अब क्या करेगी? मैं अपने कमरे में गई, अपना बैग निकाला, कपड़े पैक करने लगी। राजेश आया। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? जा रही हूं, इस झूठ के घर से, इस धोखे से भरे घर से। प्रिया, प्लीज मत जाओ, हम सब ठीक कर लेंगे। सब ठीक कर लेंगे, मैंने कहा। 6 साल का झूठ ठीक हो जाएगा, 6 साल का धोखा ठीक हो जाएगा। हम आईवीएफ करवाएंगे, बच्चा हो जाएगा। और फिर? तुम्हारी माँ फिर से मुझे ताने मारेंगी, तुम फिर से चुप रहोगे। नहीं राजेश, अब नहीं। मैंने अपना बैग पैक किया, अपनी जरूरी चीजें ली, अपने गहने लिए, अपने कागजात। कमला सास आईं। अगर तू गई तो समाज में तेरा क्या होगा? लोग कहेंगे कि तू शादी नहीं निभा पाई। मुझे परवाह नहीं, मैंने कहा। मैं एक झूठ में नहीं जी सकती। तेरे पिता क्या कहेंगे? मेरे पिताजी सच को समझेंगे, और तुम्हारे झूठ को भी। मैं घर से निकली, बैग लेकर, सिर उठाकर। मैं वापस नहीं मुड़ी। राजेश दरवाजे तक आया। प्रिया, प्लीज। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बस चलती रही। मैं सीधे ऑटो में बैठी और पिताजी के घर के लिए निकल गई। शाम के 7 बज रहे थे जब मैं पिताजी के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। विक्रम ने दरवाजा खोला। दीदी, तुम? मैं अंदर गई। मेरा चेहरा देखकर विक्रम समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। पिताजी कहाँ हैं? मैंने पूछा। अंदर हैं। दीदी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पिताजी को बुलाओ। पिताजी बाहर आए। मुझे देखते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। प्रिया,
तू बैग लेकर। मैं उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी। क्या हुआ बेटा? पिताजी ने मुझे सहारा दिया। बैठ, पहले बैठ। हम बैठे। मैं रोती रही। विक्रम भी पास आकर बैठ गया। बोल बेटा, क्या हुआ? पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने सब कुछ बताया, शुरू से लेकर अंत तक। कैसे मुझे 6 साल धोखा दिया गया, कैसे कमला सास ने जानबूझकर सच छुपाया, कैसे लाजेश ने मुझसे झूठ बोला, कैसे मुझे बांझ कहलवाया गया जबकि समस्या राजेश में थी, कैसे मैंने मीरा आंटी की बातें सुनी, कैसे मैंने अलमारी खोलकर रिपोर्ट्स निकाली। मैंने अपना फोन निकाला और पिताजी को सारी रिपोर्ट्स की फोटो दिखाई। राजेश की रिपोर्ट, डॉक्टर का पत्र, सब कुछ। पिताजी की आंखें पढ़ते पढ़ते लाल हो गईं। उनकी मुट्ठियां भिज गईं। उनके जबड़े कस गए। मैंने उन्हें इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। विक्रम ने भी रिपोर्ट्स देखीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दीदी, इन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया? हाँ, मैं रोते हुए बोली। वो औरत, पिताजी ने कहा, आवाज कांपते हुए। वो औरत ने मेरी बेटी के साथ क्या किया? 6 साल उसने तुझे तरपाया, जबकि उसे सब पता था। पिताजी, मैं रोते हुए बोली, मैं वापस नहीं जाऊंगी उस घर, कभी नहीं। तू बिल्कुल नहीं जाएगी, पिताजी ने कहा, मेरे सिर पर हाथ रखते हुए। मैं उन लोगों को कोर्ट में घसीटूंगा। धोखाधड़ी से शादी करवाई है, ये अपराध है। मैं उन्हें सजा दिलवाऊंगा। पिताजी, विक्रम ने कहा, मैं भी चलूंगा। उन लोगों को बताऊंगा कि हमारी दीदी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। नहीं बेटा, मैंने कहा, मुझे बस तलाक चाहिए। मैं उस घर से, उन लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सच सबके सामने आए। सच सामने आएगा बेटा, पिताजी ने कहा। मैं वादा करता हूँ, जिन लोगों ने तुझे बांझ कहा, वो सब जानेंगे कि असली सच क्या है। उस रात मैं पिताजी के घर में सोई, अपने पुराने कमरे में। 6 साल बाद कमरा वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। मेरी किताबें, मेरी तस्वीरें, सब वैसे ही। मैं बिस्तर पर लेटी, छत को देखती रही। मन में तूफान चल रहा था। 6 साल मैं किसी और की गलती के लिए सजा भुगतती रही। अगली सुबह, रविवार था। पिताजी ने एक वकील को फोन किया। उनके पुराने दोस्त थे, अमित शुक्ला। अमित भाई, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, पिताजी ने कहा। दोपहर को अमित अंकल घर आए। पिताजी ने उन्हें सब कुछ बताया। मैंने भी अपनी कहानी सुनाई, रिपोर्ट्स दिखाईं। अमित अंकल ने सब ध्यान से सुना, फिर बोले, रमेश जी, ये एक साफ केस है धोखाधड़ी का। आपकी बेटी के पास पूरे सबूत हैं। हम 2 तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। कौन से? पिताजी ने पूछा। 1, सीधे तलाक का केस फाइल करें, धोखाधड़ी के आधार पर। इसमें प्रिया को गुजारा भत्ता और मुआवजा भी मिल सकता है। और दूसरा आईपीसी की धारा 417 के तहत धोखाधड़ी का आपराधिक मुकदमा दायर करें। इसमें उन लोगों को जेल भी हो सकती है। मुझे सिर्फ तलाक चाहिए, मैंने कहा। लेकिन मैं चाहती हूं कि सच सबके सामने आए। जिन लोगों ने मुझे बांझ कहा, उन सबको पता चले कि मैं नहीं, राजेश बांझ है। तो फिर हम कोर्ट में केस दायर करेंगे, अमित अंकल ने कहा, सारे सबूतों के साथ। और मैं ये भी सुझाव दूंगा कि आप अपनी नई मेडिकल रिपोर्ट करवा लें, जो साबित करे कि आप में कोई समस्या नहीं है। जी, मैं करवाऊंगी, मैंने कहा। अगले दिन, सोमवार को, पिताजी मेरे साथ एक बड़े अस्पताल गए। वहां एक सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट से मिले, डॉक्टर मीनाक्षी अय्यर। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्होंने बहुत ध्यान से सुनी। बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, उन्होंने कहा। लेकिन अब हम साबित करेंगे कि तुम में कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हारी सारी जांच करूंगी, विस्तृत जांच, ताकि कोई संदेह न रहे।
अगले 2 हफ्ते मेरी कई जांचें हुईं। हार्मोन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, सब कुछ। जब रिपोर्ट्स आईं, तो डॉक्टर अय्यर ने मुझे और पिताजी को बुलाया। प्रिया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स पूरी तरह से सामान्य है। तुम्हारे अंडाशय स्वस्थ है, गर्भाशय सामान्य है, फैलोपियन ट्यूब खुली है, हार्मोन्स संतुलित हैं। तुम में प्रजनन की कोई समस्या नहीं है। तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो और गर्भधारण कर सकती हो। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 6 साल। 6 साल बाद किसी ने कहा कि मैं ठीक हूं। डॉक्टर, पिताजी ने कहा, क्या आप इसका एक विस्तृत प्रमाण पत्र दे सकती हैं, कोर्ट में पेश करने के लिए? बिल्कुल डॉक्टर, अय्यर ने कहा। मैं एक विस्तृत मेडिकल सर्टिफिकेट दूंगी, और अगर कोर्ट में गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं वो भी दूंगी। इस बीच राजेश और कमला सास में कई बार फोन किया, मुझे वापस बुलाने के लिए। पहले राजेश ने फोन किया, प्रिया, प्लीज घर आ जाओ, हम बात करेंगे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैंने कहा। प्रिया, मैं जानता हूं मैंने गलती की, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो। 6 साल तुमने मुझे धोखा दिया राजेश, अब कोई मौका नहीं। फिर कमला सास ने फोन किया, प्रिया, तू घर आ जा, ये सब नाटक बंद कर। नाटक? मैंने कहा। आपने 6 साल नाटक किया, अब सच सबके सामने आएगा। तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। आपकी झूठी इज्जत, जो मेरी जिंदगी की कीमत पर बनी थी। अगर तूने कोर्ट वोट का नाटक किया तो तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी इज्जत वापस चाहिए। 3 हफ्ते बाद अमित अंकल ने कोर्ट में तलाक का केस दायर किया, साथ में मुआवजे की मांग भी। 6 साल के मानसिक कष्ट के लिए, शारीरिक कष्ट के लिए, सामाजिक अपमान के लिए। केस में हमने सारे सबूत संलग्न किए। राजेश की 2016 की मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर शर्मा का पत्र, मेरी नई मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर अय्यर का सर्टिफिकेट, मेरे फोन में सेव की गई सारी फोटो और एक विस्तृत बयान कि कैसे मुझे 6 साल धोखा दिया गया। केस दायर होते ही खबर फैलनी शुरू हो गई। पहले तो परिवार में, फिर मोहल्ले में, फिर पूरे शहर में। सुना, प्रिया ने तलाक का केस डाल दिया। क्यों? कहती है कि राजेश बांझ है, उसमें नहीं, और कमला देवी ने ये बात छुपाई थी। सच में? तो फिर 6 साल से लोग प्रिया को गलत कह रहे थे। लोगों की राय बदलने लगी। जो मुझे बांझ कहते थे, अब शर्मिंदा होने लगे। पड़ोस की वही आंटी जिन्होंने कहा था राजेश की दूसरी शादी करवा दो, अब कहने लगीं, बेचारी प्रिया, कितना झेला उसने, और कमला देवी ने कितना गलत किया। कमला सास के रिश्तेदार भी अब उन्हें ही दोष देने लगे। दीदी, आपने ये क्या किया? लड़की के साथ इतना अन्याय। कोर्ट की पहली सुनवाई हुई। राजेश और कमला सास अपने वकील के साथ आए। मैं पिताजी और अमित अंकल के साथ गई। उनके वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये एक पारिवारिक मामला है। इसे आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। अमित अंकल ने कहा, माय लॉर्ड, ये सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं है, ये धोखाधड़ी का मामला है। विवाह से पूर्व महत्वपूर्ण चिकित्सीय जानकारी छुपाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी मुवक्किल को 6 साल तक मानसिक और सामाजिक यातना झेलनी पड़ी। जज ने दोनों पक्षों के दस्तावेज देखे, राजेश की पुरानी रिपोर्ट देखी, डॉक्टर का पत्र पढ़ा, मेरी नई रिपोर्ट देखी। ये गंभीर मामला है, जज ने कहा। अगली सुनवाई में मैं दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से सुनूंगा। दूसरी सुनवाई में जज ने मुझसे पूछा, श्रीमती प्रिया, आप क्या चाहती हैं? माननीय न्यायाधीश, मैंने कहा खड़े होकर, मैं तलाक चाहती हूं। मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिसने मुझे 6 साल धोखा दिया, और मैं चाहती हूं कि सच सबके सामने आए। 6 साल लोगों ने मुझे बांझ कहा, मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अपमानित किया। मैं चाहती हूं
कि सब जाने कि मैं बांझ नहीं हूं। फिर जज ने राजेश से पूछा, श्री राजेश मेहता, क्या आपको शादी से पहले अपनी चिकित्सीय स्थिति के बारे में पता था? राजेश ने सिर झुकाया, धीरे से बोला, जी हां। और आपने अपनी पत्नी को या उनके परिवार को नहीं बताया? नहीं। क्यों नहीं? राजेश चुप रहा। जज ने कमला सास से पूछा, श्रीमती कमला देवी मेहता, आपके पास डॉक्टर का पत्र था जिसमें साफ लिखा था कि विवाह से पूर्व यह जानकारी देना आवश्यक है, फिर भी आपने क्यों नहीं बताया? कमला सास ने कहा, माननीय न्यायाधीश, मैं अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहती थी। इज्जत बचाने के लिए आपने एक निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी? जज ने कड़े स्वर में पूछा। कमला सास चुप हो गईं। जज ने फैसला सुनाया। यह अदालत मानती है कि श्रीमती प्रिया मेहता के साथ धोखाधड़ी हुई है। महत्वपूर्ण चिकित्सीय जानकारी छुपाकर विवाह करवाया गया। इसलिए यह अदालत 1. श्रीमती प्रिया मेहता और श्री राजेश मेहता के विवाह को धोखाधड़ी के आधार पर निरस्त करती है। 2. श्री राजेश मेहता और श्रीमती कमला देवी मेहता को श्रीमती प्रिया मेहता को 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश देती है। 3. श्रीमती प्रिया मेहता को दिया गया सारा दहेज और उपहार वापस किया जाएगा। 4. यह केस धोखाधड़ी का स्पष्ट उदाहरण है। मैं इसकी एक प्रति संबंधित पुलिस थाने को भेज रहा हूं ताकि वे आवश्यक कार्रवाई कर सकें। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। कमला सास का चेहरा सफेद पड़ गया। राजेश सिर झुकाए खड़ा रहा। मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार न्याय मिला। बाहर निकले तो मीडिया वाले इंतजार कर रहे थे। किसी को पता चल गया था कि यह एक दिलचस्प केस है। मैडम, आप कैसा महसूस कर रही हैं? एक रिपोर्टर ने पूछा। राहत महसूस कर रही हूं, मैंने कहा। 6 साल बाद सच सामने आया। 6 साल मुझे गलत कहा गया। आज साबित हुआ कि मैं सही थी। आपका मुआवजे के बारे में क्या कहना है? मुआवजा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है न्याय। महत्वपूर्ण है कि सच सामने आया। अगले दिन अखबारों में खबर छपी। महिला को 6 साल बांझ कहा गया। निकला कि पति में थी समस्या। कोर्ट ने दिया न्याय। टीवी चैनलों पर भी खबर चली। मेरा केस एक उदाहरण बन गया कि कैसे महिलाओं के साथ अन्याय होता है। कई महिलाओं ने मुझे फोन किया, मैसेज भेजे। आपने जो किया वो बहुत साहसिक था। आपने हम सबको हिम्मत दी। एक महिला ने लिखा, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। 3 साल से मुझे बांझ कहा जा रहा है, लेकिन मेरे पति ने जांच नहीं करवाई। आपकी कहानी सुनकर मुझे हिम्मत मिली। मैं भी अब खड़ी होंगी अपने लिए। मुआवजे के पैसे मिले। मैंने उसमें से आधे पैसे पिताजी को दिए। ये लो पिताजी, आपने मेरी शादी में जो खर्च किया था उसका कुछ हिस्सा। नहीं बेटा, पिताजी ने कहा, ये पैसे तेरे हैं, तू रख। नहीं पिताजी, आपने माँ के इलाज में सब पैसे खर्च कर दिए थे, फिर मेरी शादी में खर्च किया। विक्रम की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया। ये पैसे आप रखिए। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। बाकी पैसों से मैंने एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। अपना घर, मेरा अपना। मैंने एक नौकरी भी ढूंढी। एक प्राइवेट स्कूल में काउंसलर की नौकरी मिल गई। वहां मैं बच्चों को पढ़ाती और उनकी समस्याओं को सुनती। 6 महीने बीत गए तलाक के बाद। एक दिन स्कूल में एक लड़की मेरे पास आई। 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। रो रही थी। क्या हुआ बेटा? मैंने पूछा। मैम, घर पर सब लड़ते रहते हैं। पापा मम्मी को ताने मारते हैं कि उसने बेटा नहीं दिया, बस 2 बेटियां दी। मेरा दिल दुख गया। बेटा, ये गलत है। बेटा बेटी का फैसला औरत नहीं, मर्द करता है। ये विज्ञान है। सच में मैम? हाँ बेटा, और ये भी याद रख,
बेटा हो या बेटी, दोनों बराबर हैं। तुम भी उतनी ही कीमती हो जितना कोई बेटा होता। लड़की मुस्कुराई। थैंक यू मैम। मुझे अच्छा लगा। मैं इन बच्चों को सही चीजें सिखा सकती हूँ। उन्हें बता सकती हूँ कि क्या सही है, क्या गलत। 1 साल बीत गया। मैं अब एक खुश, आत्मनिर्भर औरत थी। अपने फ्लैट में रहती, अपनी नौकरी करती, अपनी जिंदगी जीती। हाँ, मैं अभी भी अकेली थी। मैंने दोबारा शादी नहीं की, और सच कहूं तो मुझे करने की इच्छा भी नहीं थी। कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन मैं खुश थी, क्योंकि मैं आजाद थी। किसी के झूठ में नहीं जी रही थी। किसी की गलती के लिए सजा नहीं भुगत रही थी। कभी कभी मुझे राजेश का फोन आता। प्रिया, मुझे माफ कर दो। राजेश, जो हुआ सो हुआ। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूं। तुम भी आगे बढ़ो। मैं तुम्हें नहीं भूल पाता। समय लगेगा, लेकिन तुम भूल जाओगे। अमित की शादी टूट गई थी। जब लड़की वालों को सच पता चला तो उन्होंने शादी रद्द कर दी। कमला सास की वो इज्जत जिसे बचाने के लिए उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की, वो अब धूल में मिल गई थी। लोग उन्हें देखकर फुसफुसाते। ये वो औरत है जिसने अपनी बहू को 6 साल धोखा दिया। मोहल्ले में उनकी कोई इज्जत नहीं रही। रिश्तेदार भी दूर हो गए। राजेश अभी तक अकेला है। उसकी दूसरी शादी नहीं हुई। अब सच सबको पता था, तो कौन लड़की देता। लेकिन मैं आगे बढ़ गई थी। 2 साल बीत गए तलाक के बाद। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार था, महिला सशक्तिकरण पर। मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। मैं स्टेज पर गई, माइक पकड़ा। सामने सैकड़ों लोग बैठे थे। टीचर्स, छात्र, अभिभावक। नमस्कार, मैंने शुरुआत की। मेरा नाम प्रिया है, और आज मैं आपके सामने अपनी कहानी रखना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे मुझे 6 साल धोखा दिया गया, कैसे मुझे बांझ कहा गया जबकि मुझमें कोई समस्या नहीं थी, कैसे मैंने सच का पता लगाया, कैसे मैंने लड़ाई लड़ी, कैसे मुझे न्याय मिला। और आज, मैंने कहा, अपनी आवाज में ताकत भरते हुए, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर औरत के रूप में। मैंने अपनी इज्जत वापस पाई, अपनी आवाज पाई। सब लोग तालियां बजाने लगे। मैं आज सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, मैंने आगे कहा, कभी भी अपने ऊपर गलत आरोप मत सहिए। अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो सच पता कीजिए, अपनी आवाज उठाइए। चाहे समाज कुछ भी कहे, चाहे परिवार कुछ भी कहे, अपने लिए खड़े होइए। और तालियां। मुझे 6 साल लगे, मैं बोलती रही। 6 साल झूठ में जीने के बाद आखिरकार मैंने सच को सबके सामने लाया। लेकिन आपको 6 साल नहीं लगने चाहिए। आज ही, अभी से अपने लिए खड़े होइए। स्टैंडिंग ओवेशन। सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कई महिलाएं मेरे पास आईं। आपकी कहानी ने हमें बहुत प्रेरित किया। हम भी अब अपने लिए लड़ेंगी। मुझे अच्छा लगा। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ व्यर्थ नहीं गई। अगर मेरी कहानी से एक भी औरत को हिम्मत मिली, तो सब सार्थक हो गया। आज मेरे तलाक को 3 साल हो गए हैं। मैं अब 32 साल की हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है, अपना घर है, अपनी नौकरी है। मैं स्कूल में काउंसलर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन्हें सही गलत समझाती हूँ। कई बच्चे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मैं उन्हें सुनती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। मैंने एक एनजीओ भी ज्वाइन किया है, जो महिलाओं को कानूनी सहायता देती है। वहां मैं उन महिलाओं की मदद करती हूँ जो मेरे जैसी परेशानियों से गुजर रही हैं। कई केस आते हैं। किसी के पति ने धोखा दिया, किसी की सास प्रताड़ित करती है, किसी को दहेज के लिए मारा पीटा जाता है। मैं उन सबको कहती हूँ, लड़ो, हार मत मानो। तुम अकेली नहीं हो, हम सब साथ हैं। क्या मैं कभी कभी अकेलापन महसूस करती हूँ? हाँ, करती हूँ। रात को जब अपने फ्लैट में अकेली होती हूँ, तो लगता है कि काश किसी ने मुझे धोखा न दिया होता। काश मेरी शादी सच्ची होती। काश मेरे बच्चे होते। लेकिन फिर मुझे याद आता है, अगर मैं उस झूठ में जीती रहती, तो क्या होता?
कमला सास के ताने सुनती रहती, राजेश का झूठ सहती रहती, खुद को रोज कोसती रहती। नहीं, जो मैंने किया वो सही किया। आज मैं खुद को आईने में देखती हूं तो एक मजबूत औरत दिखती है, एक ऐसी औरत जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीती। प्यारे श्रोताओं, मेरी कहानी यही खत्म होती है, लेकिन मेरा संदेश यही है, हमेशा सच के लिए लड़िए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे समय कितना भी लगे, सच की जीत होती है। अपने ऊपर गलत आरोप मत सहिए। अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो सच पता कीजिए। डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट करवाइए, सबूत इकट्ठे कीजिए, अपनी आवाज उठाइए। डरिए मत, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसकी फिक्र मत कीजिए। अपने लिए खड़े होइए। अकेले नहीं हैं आप। आज के जमाने में कानून है, कोर्ट है, एनजीओ है। मदद मांगिए, लड़िए। मैंने 6 साल एक झूठ में बिताए, लेकिन आखिर में सच की जीत हुई। कमला सास ने अपनी झूठी इज्जत के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन आज उनकी वो इज्जत धूल में मिली है और मैं सिर उठाकर चल रही हूं। याद रखिए, झूठी इज्जत, झूठा सम्मान कुछ नहीं है। असली इज्जत वो है जो सच पर टिकी हो। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो, तो याद रखिएगा मेरी कहानी और हिम्मत मत हारिएगा। सच की हमेशा जीत होती है, हमेशा। धन्यवाद प्यारे श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर आपको मेरी कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भी महिलाओं को ताकत मिले, ताकि और भी लोग जान सके कि अन्याय के खिलाफ लड़ना जरूरी है। जय हिंद, नमस्ते।